नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रो बुक्स रीडर पर स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। पैसे का मनोविज्ञान द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि इंसान और पैसे के बीच में जटिल संबंध होता है। इसके कारण कई बार पैसे के मामले में हम अपनी समझ से काम लेने की जगह अपनी भावनाओं को हावी हो जाने देते हैं और तर्कहीन इलॉजिक तरीके से सोचने और काम करने लगते हैं। इसी मानव आचरण का विश्लेषण देते हुए लेखक मॉर्गन हाउसेल ने हमारी सोच को कैसे बेहतर बनाए उसका प्रयास किया है। इस समरी में हम इस किताब में दिए गए कुछ मेन विचारों पर चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अप टॉपिक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। द यूटिलिटी ऑफ मनी, पैसे की उपयोगिता। व्यक्ति जब समय के साथ धन इकट्ठा करता जाता है तो धीरे धीरे बाद में आने वाले अतिरिक्त धन की उपयोगिता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपया कमाता है और वो 15,000 रुपया कमाने लगे तो उसके जीवन में इस एडिशनल 5,000 से काफ़ी सुधार आ सकता है। जैसे अपने भोजन की गुणवत्ता में सुधार आना, बीमार होने पर एक बेहतर डॉक्टर्स का खर्च वहन कर पाना, अगर बहुत कम जगह में रह रहे हैं तो थोड़ी खुली जगह में रह पाना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से ही 10 लाख रुपए हर महीने कमाता है और 15 लाख कमाने लगे तो उस अतिरिक्त 5 लाख से उसके जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आ पाएगा। उसके पास पैसा तो बढ़ता रहेगा, पर चूंकि उसका जीवन स्तर पहले से ही लगभग श्रेष्ठतम है तो उसमें और सुधार की गुंजाइश नहीं है। ध्यान रखिए, यहाँ हम सार्थक सुधारों की बात कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि मैं स्टील की थाली की जगह सोने की थाली में खाना खाने लगा या 50 लाख की गाड़ी की जगह 1 करोड़ की गाड़ी में घूमने लगा तो आप इसे सार्थक सुधार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इससे उसके जीवन स्तर में मौलिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमेशा इस बात से अवगत रहें कि एक सीमा के बाद आप कितना भी पैसा और कमा लें, इससे आपको कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। पैसे की सबसे बड़ी उपयोगिता बस यही है कि वो आपके जीवन में स्वतंत्रता ला सकता है। मजबूरी में आपको अनचाहा काम न करना पड़े। अगर आप अपने पसंद का काम करने के लिए आज़ाद रहें, जब चाहें अपने परिवार और खुद के लिए समय निकाल सकें, बस इससे अधिक पैसा आपको और कुछ नहीं दे सकता। और जब आप अपने समय का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे तो आप काफ़ी हद तक खुश भी रह सकेंगे। इसलिए आपके पैसे का सबसे अच्छा उपयोग यही है कि वो आपको स्वतंत्र बनाए। अगला है सोशल कंपैरिजन, सामाजिक तुलना। दुनिया के अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि उन्हें कितने पैसे कमाने की जरूरत है, इसलिए वे सामाजिक तुलना करके अपने पैसे की आवश्यकता का आकलन करते हैं। वे बस ये देखते हैं कि उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी कितना कमा रहे हैं और फिर जब सबसे ज़्यादा उनके बराबर कमाने का लक्ष्य बना लेते हैं। लेकिन इस तरीके से समस्या ये है कि इस दुनिया में लाखपति भी बहुत हैं और करोड़पति भी बहुत हैं, अरबपति भी उतने ही ज़्यादा मात्रा में। तो आप कब तक इन सबसे आगे जाने की दौड़ में शामिल होते रहेंगे? जीवन तो आपके पास एक ही है। इस दुनिया में समय भी आपके पास सीमित है। ऐसे में दौड़ते दौड़ते आपका पूरा जीवन ही निकल जाएगा और आप चैन की सांस ही नहीं ले पाएंगे। सामाजिक तुलना करने की जगह आप अपनी असली ज़रूरतों को समझिए और उनके हिसाब से अपनी आमदनी बनाने की कोशिश कीजिए। जब एक अच्छा जीवन स्तर बन जाए तो फिर जीवन के जरूरी आयामों पर ध्यान देना शुरू कीजिए, जैसे अपना परिवार, दोस्त, शौक, अपना आत्म सुधार, मानसिक शांति, स्वास्थ्य या फिर जीवन का एक बड़ा उद्देश्य। अर्थात अपनी ज़रूरतों की अच्छी तरह से पूर्ति हो जाने के बाद पैसे के बारे में सोचना ज़्यादा शुरू नहीं करना चाहिए या उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अपने जीवन को एक बड़ा नज़रिया दीजिए। अगला है द लक फैक्टर, भाग्य कारक। किसी भी व्यक्ति का वित्तीय सफलता या सफलता में भाग्य और जोखिम बहुत बड़े कारक होते हैं। बिल गेट्स आज कंप्यूटर की दुनिया का सबसे बड़ा नाम अवश्य है, परंतु उनकी सफलता में भाग्य का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनका दाखिला जिस हाई स्कूल में हुआ था वो उस समय दुनिया का एकमात्र ऐसा हाई स्कूल था जिसके पास एक कंप्यूटर था।
1968 में आम लोग कंप्यूटर का मतलब ही नहीं जानते थे, पर फिर भी उस स्कूल के गणित के अध्यापक ने बहुत मुश्किल से स्कूल के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था की। उसके बाद भी कंप्यूटर की पढ़ाई को स्कूल ने अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया था, परंतु 13 वर्ष की आयु के बिल गेट्स फिर भी अपने दोस्त पॉल एलन के साथ उस कंप्यूटर तक पहुंचे। आगे क्या हुआ ये बताने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सभी लोग जानते हैं। अब जरा सोचिए, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 1968 में दुनिया में पढ़ाई करने की आयु वाले करीब 303 मिलियन बच्चे थे, जिसमें से केवल 18 मिलियन यूएस में रहते थे। बिल गेट्स की वाशिंगटन स्टेट में उनमें से केवल 2,70,000 बच्चे थे, जिनमें से केवल 1 लाख सिएटल एरिया में रहते थे। उन 1 लाख में से भी केवल 300 बच्चे उस हाई स्कूल में गए और उनमें से एक थे बिल गेट्स। मतलब हर 10 लाख में से केवल एक ही बच्चे की किस्मत ऐसी थी जो ऐसे स्कूल में जा सकता था जिसके पास कंप्यूटर लेने के लिए पैसा और बड़ी सोच दोनों एक साथ थी। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और बड़े बड़े अरबपतियों से प्रेरणा ना लें, क्योंकि उनके जितना बड़ा भाग्य मिलना असंभव है। इसकी जगह ऐसे तरीके अपनाएं जिनमें वेल्थ क्रिएशन की अच्छी खासी संभावना हो, जैसे दीर्घकालीन निवेश, या फिर कोई ऐसा व्यवसाय शुरू करें जो पोर्टर के 5 फोर्स वाले मॉडल को या 5 मार्केट मस्ट हैव वाले मॉडल को पूरा करें। इन दोनों विषयों पर आपके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाए रखे हैं, आप इन्हें नीचे दी गई लिंक्स के माध्यम से देख सकते हैं। अगला है द साइकोलॉजिकल टोल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दीर्घकालीन निवेश का मनोवैज्ञानिक कर। पिछले खंड में हमने बात की कि वेल्थ क्रिएशन के हमें ऐसे तरीके चुनने चाहिए जो आमतौर पर सफल हो ही जाते हैं, और ऐसे तरीकों की सूची में सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है दीर्घकालीन निवेश, और उसी के साथ बात शुरू हो जाती है वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट ने हमें दिखाया कि आप एक औसत निवेशक ही क्यों ना हो, पर अगर आप अपने निवेश को लंबे समय तक बनाए रखेंगे तो आपका पैसा कंपाउंड होता ही चला जाएगा। वॉरेन बफेट के निवेश की वृद्धि लगभग 20% प्रति वर्ष से हुई है, जो काफी अच्छी है, पर बहुत ज्यादा असामान्य नहीं है। उनकी तुलना में हेज फंड मैनेजर जिस सीमंस ने 66% प्रति वर्ष की वृद्धि हासिल की है, लेकिन इसके बाद भी जिस सीमंस वॉरेन बफेट से 75% कम अमीर है। इसका कारण यह है कि वॉरेन बफेट ये 20% का सालाना रिटर्न लगभग 80 साल से ले रहे हैं। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही निवेश करना शुरू कर दिया था। सीमंस को अभी इसका आधा समय ही हुआ है, तो वॉरेन बफेट केवल ज्यादा समय निवेशित रहकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आ गए। पर बात ये सुनकर जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके निवेश के जीवन काल में कई तरह की स्थितियां आती हैं जो आपको मार्केट से पैसे निकालने के लिए मजबूर करती हैं। उदाहरण के लिए कोविड की शुरुआत में दुनिया भर के मार्केट इतने भयानक गिरे कि अच्छे निवेशक के पसीने छूट गए। कर्ज से लेकर अल्पकालीन निवेश करने वालों के पास तो घाटा लेने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। ऐसे ही जब मंदी का दौर चलता है तो बाजार कई सालों तक मुनाफा ही नहीं देता और निवेशक को शक होने लगता है कि कहीं उन्होंने शेयर बाजार में पैसे डालकर गलती तो नहीं कर दी। वहीं जब मार्केट अपनी ऊंचाइयों को छूता है तो लोग लालच में आकर अपने जीवन की पूरी कमाई मार्केट में डाल देते हैं। फिर मार्केट गिर जाता है तो उसके उठने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर एक समय पर जब पैसे की जरूरत आती है तो फिर गिरे हुए मार्केट में घाटे में पैसा निकालना पड़ता है। इसलिए अगर आपके पास सब्र है तो ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए और बीच में पैसा निकालने के लिए कभी मजबूर ना होना पड़े। इस बात को ध्यान में रखिए, मार्केट हमेशा आपकी भावनाओं और मानसिक प्रबलता को चुनौती देता रहेगा, और इस सारे तनाव को झेलने के लिए आप तैयार होंगे, तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके काम आ पाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। लंबी अवधि का निवेश जोखिम मुक्त नहीं है। जब लोग लंबी अवधि का निवेश करने के लिए एक मार्केट में घुसते हैं तब उन्हें एक गलत धारणा ये रहती है कि उनके सारे स्टॉक्स लंबे समय में अच्छा मुनाफा ही देंगे। जबकि अगर हम वॉरेन बफेट को ही देख लें तो पाएंगे कि उनके 400-500 स्टॉक्स में से कुछ 10 से 12 शेयर ने ही बहुत असाधारण मुनाफे दिए। उनके साथी चार्ली मुगर खुद बताते हैं कि अगर आप वर्कशायर हैथवे के कुछ शीर्ष निवेश हटा दें तो उनकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बस ठीक ठाक ही निकल कर आएगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी से बड़ी नामी गिरामी कंपनियां भी असफल हो जाती हैं। एटलस साइकिल, वीडियोकॉन, यस बैंक जैसे बहुत से स्टॉक्स की कीमत का इतिहास देखकर आप इस बात को खुद समझ सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि का निवेश करते भी हैं तो हमेशा याद रखें कि आपके बहुत से निर्णय गलत साबित होंगे, लेकिन अगर उन्हीं में से कुछ ही असाधारण रूप से सफल हो जाते हैं तो आप काफ़ी प्रॉफिट बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की समरी में इतना ही। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। तो अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।